फ्रेंड्स, आज अपन एक और थ्योरम करेंगे इसकी, और ये करीब करीब लास्ट थ्योरम है अपने वलय की। ठीक है, तो थ्योरम क्या है कि वलय जेड पी का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, क्या है, 0 से लेके कहाँ तक होता है, 0, 1 से लेके p-1 तक। वलय जेड पी, ठीक है, प्लस पी और क्रॉस पी, ऐसे लिख दी मैंने। ठीक है, वलय जेड पी, अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था जेड पी प्लस पी क्रॉस पी। ठीक है, जो वलय जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक पूर्णांकीय प्रांत है, एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि। इस थ्योरम का यूज़ तो मैंने कई बार ले लिया, लेकिन अब ये करानी है प्रूफ, और थोड़ी सी अटपटी थ्योरम है। यदि और केवल यदि पी अभाज्य है, और ये भी अपनी बुक से नहीं करनी, ये भी मेरे नोट से ही आपको करनी है। ध्यान रखना कि वलय जेड पी प्लस पी क्रॉस पी क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि पी अभाज्य है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक जैसे Z4 ले लूँ मैं, +4 ले लूँ और क्रॉस 4 ले लूँ, तो मैंने आपको ये बताया था Z4 के अवयव कहाँ से कहाँ होंगे, 0, 1, 2, 3 तक। ठीक है, और उस केस में आप देखोगे कि 2 गुणा जो 2 है, इसका मान कितना आ गया है, 0 आ गया। ये जो मल्टीप्लिकेशन है 4 के रेस्पेक्ट में, इसमें समशेष क्रॉस 4 बोलते हैं इसको अपन। तो 2 गुणा 2 का मान यहाँ क्या आएगा, 0, जबकि ये क्या है, 2 और 2 अवयव किसका है, Z4 का। तो Z4 के अंदर शून्य के भाजक क्या है, उपस्थित है, इसलिए Z4 + 4 क्रॉस 4 क्या है, कभी भी पूर्णांकीय प्रांत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे अदर देन p प्राइम नंबर लोगे, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, तो हर केस में आपको क्या होगा, ये जो चीज़ है प्लस पी क्रॉस पी जो है, जब भी p अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो क्या, पूर्णांकीय प्रांत नहीं होगा। तो यही चीज़ अपने को यहाँ सिद्ध करनी है। अच्छी तरह से मैंने तुम्हें समझा दिया अब ये कि जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि p अभाज्य है, ये सिद्ध करना है अपने को। ठीक है, तो प्रूफ में लिखो आप। तो सबसे पहले तो जेड पी प्लस पी क्रॉस पी की क्या विशेषता होती है कि एक वलय है, और ये कैसी वलय है, क्रम विनिमय तस्मकी वलय। तो लिखो आप, स्पष्टतः जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक क्रम विनिमय, क्योंकि जेड पी के अवयव क्या होते हैं, पूर्णांकों की अवयव हैं, और गुणन संक्रिया उसमें क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। तो वही कह रहा है, स्पष्टतः जेड पी एक क्रम विनिमय तस्मकी वलय है। ठीक है, फिर अपन एक चीज़ ले लेते हैं इनमें से कि माना कि p अभाज्य संख्या है। अपन ने ये जो p लिया है यहाँ, माना कि p एक अभाज्य संख्या है। क्या प्रूफ करना है अपने को कि अब अगर ये जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक वलय है और p अभाज्य संख्या है, तो ये क्या होना चाहिए, पूर्णांकीय प्रांत। तो माना कि p एक अभाज्य संख्या है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। हमें सिद्ध करना है कि जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगर ये क्रम विनिमय पहले से ही है, तस्मकी पहले से ही है, इसको अपने को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, शून्य भाजक रहित। ठीक है, तो शून्य भाजक रहित प्रूफ करने के लिए अपन क्या प्रूफ करेंगे, माना कि a, b बिलोंग टू जेड पी तथा a क्रॉस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, गुणन संक्रिया किसकी है बेटा, ये समशेष मॉड योग, एक तो p है और एक समशेष गुणनफल p है। तो a इंटू b का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जबकि a और b किसके अवयव हैं, जेड पी के। ठीक है, और इस चीज़ का मतलब क्या है, तब a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज a इंटू बी में किसका भाग लग रहा है, p का। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। चलो आप जैसे समशेष गुणनफल मॉड p की डेफिनेशन क्या है, जैसे मैं क्या कहता हूँ, 2 गुणा 3, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो क्या मान आएगा आपके पास, तो आप क्या कहते हो साहब कि 2 और 3 को तो सिंपल गुणा करो और उसमें 3 का भाग लगाओ, ऐसे ही तो निकालते हैं अपन। तो 6 में 3 का भाग लगाते हैं अपन,
ठीक है, और फिर जो रिमाइंडर बचता है वो इसका मान होता है। तो यहाँ क्या लिखते हैं अपन, 0 लिखते हैं वैसे, ठीक है। तो वो कह रहा है जब भी इन चीज़ों को लिखोगे आप तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का तो सिंपल गुणनफल और उसमें भाग लग रहा है किसका, पी का। ये आपका सबसे एक मोस्ट पार्ट है इस थ्योरम का, ठीक है। तो ये मीनिंग मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर भी क्या कई बार बड़ा हार्ड सा हो जाता है जनरल बच्चे के लिए, होशियार के लिए तो नहीं है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि साहब हम ये जानते हैं ए बी में किसका भाग लगा, पी का, ठीक है। और इस चीज़ का मतलब क्या है, ए अपॉन पी या बी अपॉन पी, ठीक है। ये आप करके देख लो, कोई भी ऐसी संख्या जो पी यदि प्राइम नंबर है, पी क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर आप क्या लो, भाग लगाने में प्राइम नंबर, और ऊपर भाग लग रहा है जैसे 6 में, तो 6 में भाग लग रहा है तो क्या लिख सकते हो 6 को 2 गुणा 3, तो या तो 2 में 3 का भाग लगेगा या 3 में 3 का लगेगा। तो वो यही कह रहा है यहाँ, तो 3 में 3 का भाग लगेगा ना, तो ये इसको 6 को जब 2 संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखोगे तो एक संख्या में हर हालत में पी का भाग लगेगा। चाहे आप 12 लिख लो, 12 में 3 ले लो, 4 गुणा 3। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बेटा एग्जाम्पल वाली, ये समझ में आनी चाहिए पहले आपके, ठीक है। तो वो ये कह रहा है अगर ए बी में पी का भाग लग रहा है तो या तो ए में पी का भाग लगेगा या बी में पी का भाग लगेगा। ये चीज़ अच्छी तरह तुम्हारे समझ में आ गई। और जैसे ही ये चीज़ लिख दिया आपने तो इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 या बी इज इक्वल टू 0। क्लास में तो मैं पूछता था और जो भी बच्चा बताता था कि बेटा बता ए 0 कैसे आया, बी 0 कैसे आया, जो बता देता था आंसर में मानता था कि बेहद होशियार बच्चा है ये। अब देखो ये कैसे आया कि ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड पी को। तो ए और बी का मान क्या हो सकता है, ये देखो आप, चूँकि ए का मान क्या हो सकता है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पी। इसी तरह से बी का मान भी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पी। भाई वही कह रहा है जेड पी तो शुरू ही कहाँ से हो रहा है, 0 से, और जा कहाँ तक रहा है, p-1 तक। अगर ए जेड पी में है तो ए का मान या तो 0 हो सकता है या हर हालत में p-1 हो सकता है लास्ट। तो वो कह रहा है ए का मान या तो p से कम होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और बी का मान या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या p से कम होगा। तो जैसे ही आपने ये चीज़ लिख दी तो ऑटोमेटिक क्या आ गया अपने पास कि ए का मान ए में जब p का भाग लगे या b में p का भाग लगे तो p तो ये हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ए का मान या तो 0 में p का भाग लग सकता है या b में भी तभी भाग लग सकता है b में p का जब b भी क्या हो 0। तो ये लाइन समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाई देयरफॉर जेड पी में क्या है, जेड पी एक शून्य भाजक रहित वलय है। जेड पी एक शून्य भाजक रहित वलय है। देखो कितनी बढ़िया चीज़ समझा दी तुम्हें मैंने। अतः जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है, अतः जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो ये उतार तो लेते हो ना तुम लोग लेक्चर से, अतः जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी लिख के कर दूँ बेटा, मेरे को बड़ा आराम मिलेगा उसमें। तो जेड पी प्लस पी क्रॉस पी क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि p अभाज्य है। मैंने सबसे पहले क्या ले लिया कि जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक क्रम विनिमय तस्मकी वलय है, और p को मैंने क्या मान लिया, अभाज्य संख्या। और मुझे क्या सिद्ध करना है कि अब जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। इसके लिए मुझे क्या बताना था, शून्य भाजक रहित। तो मैंने ए और बी दो अवयव लिए जेड पी के, जो संक्रिया दी है उस संक्रिया के अंतर्गत इनका गुणनफल 0 लिया। अब इन संक्रिया के अंतर्गत इसका गुणनफल 0 है, तो मेरे को ये सिद्ध करना है अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो a 0 हो या b 0। इसके लिए मैंने सिंपल नियम लगाया जो समशेष मॉड योग और समशेष मॉड गुणनफल का होता है कि a b में किसका भाग लगेगा, p का, क्योंकि p प्राइम नंबर है इसलिए इसको अपन ये लिख सकते हैं a अपॉन p या b अपॉन p, ठीक है। और फिर उस केस में a और b का मान, ये सबसे मेन चीज़ है, कंडीशन मत छोड़ देना, ठीक है। तो ये हार्ड थ्योरमों में आती है बेटा, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये हार्ड थ्योरमों में पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है कि इसका विलोमतय लिखो। तो विलोमतय के लिए देखो क्या करेंगे अपन कि p को क्या लेंगे, अब p तो अभी प्राइम नंबर लिया तो अपन ने जेड पी को क्या प्रूव किया था, पूर्णांकीय प्रांत। अब अपन लेंगे कि माना कि विलोमतय, विलोमतय में लिखो, अब उल्टा निशान लगा दिया करो ऐसा तीर का, माना कि जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है, माना कि जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। और थोड़ा सा कम पढ़ रहे हो आजकल बेटा, एग्ज़ाम हो जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ हर हालत में जनवरी में
चाहे कोविड ख़त्म हो चाहे नहीं हो, तुम्हारे एग्ज़ाम ले लेंगे बिल्कुल। जब थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हो गए पुरानी वाली के, तो तुम्हारे भी ले लेंगे। थर्ड ईयर के तो होंगे ही होंगे, ये मान लेना तुम कि माना कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब क्या सिद्ध करना है कि हमें P को एक प्राइम नंबर, अतः किन्हीं A, B बिलोंग टू ZP के लिए P को प्राइम नंबर प्रूव करना है। तो देखो क्या कहता है वो, A गुणा B इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज A बराबर 0 या B बराबर 0। माना कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है, अतः किन्हीं A, B बिलोंग टू ZP के लिए A क्रॉस B जब भी 0 होगा तो या तो A 0 है या B 0 है। अब अपने को P को प्राइम नंबर प्रूव करना है। हमें सिद्ध करना है कि P अभाज्य संख्या है। दोनों ही आज थ्योरम अभाज्य संख्या क्यों ही कल और आज। संभव हो तो माना कि P अभाज्य नहीं है, अर्थात संयुक्त संख्या है। संभव हो तो माना कि P अभाज्य नहीं है अर्थात संयुक्त संख्या है। ठीक है, संयुक्त संख्या है तो क्या लिखोगे आप, P बराबर P1 इंटू P2। तो लिखोगे आप P बराबर P1 इंटू P2। देखो गुणन का नियम वही मॉड का चल रहा है तो वही लगाओगे आप। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, P1 का मान ग्रेटर देन 1 बट लेस देन P, P2 का मान लेस देन P बट ग्रेटर देन P। जो अपन ने कल जो थ्योरम कराई थी उसी में वो संयुक्त संख्या की परिभाषा बताई थी अपन ने। ठीक है, अब वो देखो क्या कहता है, तब P1 क्रॉस P2 जैसे ही अगर P होता है, जैसे मैं आपसे सिंपल चीज़ कह रहा हूँ, P1 का मान 2 ले लो भाई, P2 का मान भी 2 ले लो, और गुणन संक्रिया किसकी ले लो आप, 4 की। ठीक है, मैंने P को क्या माना है, अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं माना है यहाँ पर। P को क्या माना है यहाँ, संयुक्त संख्या माना, तभी तो 2 भागों का गुणनफल है ये। ठीक है, तो P का मान मैंने एक संयुक्त संख्या 4 ली, इसके 2 अवयव लिए P1 और P2, 2 गुणा 2, तो क्या मान होता है इसका 4, 2 और 2 4, और 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0। ये इस तरह की चीज़ है। ठीक है, तो वो कह रहा है पुनः तब जबकि P1 क्रॉस P2 इज इक्वल टू क्या है, यही मॉड्यूल P आ जाए। ठीक है, तो ये मॉड्यूल ही आ रहा था एक्चुअल में 4, तो इसका मान एक्चुअल में क्या होता है 0। मॉड्यूल के अंदर इसका मान क्या होता है 0, और P1 और P2 दोनों ही क्या है, अब नॉन जीरो एलिमेंट है, और उनका गुणनफल क्या आ रहा है 0। तो वो कह रहा है तब ये कहता है P1 क्रॉस P2 इज इक्वल टू P, इट इम्प्लाइज P1 इंटू P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, P1 क्रॉस P2 का मान क्या आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है। जैसे P होते ही इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ZP में, अतः और ये P1 और P2 एलिमेंट किसके हैं, ZP के एलिमेंट हो गए, क्योंकि P1 और P2 P से कम है तो ये ZP के अंदर ही जाएंगे। तो कहता है अतः ZP में शून्य के भाजक क्या है, शून्य के भाजक हैं। ZP में शून्य के भाजक हैं। अतः ये गलत क्यों हुआ, ब्रैकेट में आप लिख देना, चूंकि P1 डज नॉट इक्वल टू 0 और P2 भी डज नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा बेहद मोस्ट चीज़ है। पुनः तब P1 क्रॉस P2 इज इक्वल टू P होते ही, ऐसे और लिख लो, होते ही P1 क्रॉस P2 का मान क्या होता है 0 होता है, और P1 और P2 दोनों ही एलिमेंट किसके हैं ZP के, और P1 और P2 दोनों ही 0 नहीं है। तो अतः Z, क्योंकि अपन ने ये चीज़ लगाई है यहाँ पर, अतः ZP में शून्य के भाजक हैं। अतः यदि ZP प्लस P और क्रॉस P एक पूर्णांकीय प्रांत है, तो तब P एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तब P एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अतः ZP में शून्य के भाजक हैं जो
यहाँ आप चाहो तो एक लाइन और जोड़ सकते हो। अतः जेड पी में शून्य के भाजक हैं जो पूर्णांकीय प्रांत होने का विरोधाभास है। जो पूर्णांकीय प्रांत जो जेड पी के पूर्णांकीय प्रांत होने का विरोधाभास है। जो जेड पी के पूर्णांकीय प्रांत होने का विरोधाभास है। इसके नोट्स में दे दूंगा तुम्हारे को इस थ्योरम के, ठीक है। अतः जेड पी में शून्य के भाजक हैं P1 डज नॉट इक्वल टू 0, P2 डज नॉट इक्वल टू 0, जो जेड पी के पूर्णांकीय प्रांत होने का विरोधाभास है। अतः यदि जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक पूर्णांकीय प्रांत है तब पी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये एक बेटा एक बेहद मोस्ट थ्योरम थी जो मैंने तुम्हें करा दी है, ठीक है। क्या कि जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आज मैंने करीब करीब रिंग की सारी थ्योरमें प्रूव कर दी। तुम्हें कौन कौन सी थ्योरम हुई रिंग की कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता, ठीक है। वलय आर में यदि निरसन नियम लागू है यदि और केवल यदि यह शून्य भाजक रहित वलय है, ठीक है। दूसरी थ्योरम। तीसरी थ्योरम क्या थी? प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। चौथी थ्योरम क्या कराई कि मैंने अगर किसी भी पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का विलक्षण शून्य या अनंत होता है। और आज कौन सी थ्योरम करी? जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि पी एक प्राइम नंबर है। तो टोटल थ्योरम हुई 5। 5 में से यदि 2 लास्ट ईयर आई हैं तो बची हुई 3 हर हालत में एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो एक बेहद मोस्ट लेक्चर है बेटा। और थोड़ा बहुत अगर कोई चीज़ें इसमें रही हैं तो मैं अभी आपको धीरे धीरे कराता रहूँगा, ठीक है। अब हमारे क्या फर्स्ट ईयर चालू होगी तो धीरे धीरे आप फर्स्ट ईयर भी पढ़ाएंगे। अब रविकांत जी ने भी डायनेमिक्स शुरू कर दिया तो वो भी आप पढ़ो, ठीक है। अब अपने जो रिंग यदि आपने 4th यूनिट पूरी कर ली तो बस 4th यूनिट का एक क्वेश्चन पूरा। फर्स्ट यूनिट मैंने लगभग कराई दी तुम्हें पूरी, सेकंड यूनिट आपको अनिल जी करा ही रहे हैं तो उस हिसाब से चल रही है। थर्ड और करा देंगे कभी भी तुम्हारे को, ठीक है। ओके।